स्वागत है साथियों, आप सभी का आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में। ये सेशन आप सभी के लिए आने वाले आरपीएफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आज का पहला प्रश्न है, ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद जो कि ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल हैं। ये ध्यान रखेंगे, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएँ पूछे इसमें कितनी हैं, तो 10,600 ऋचाएँ इसमें ऋग्वेद में हैं और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो अशोक के ज़्यादातर जो शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में थे। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है, तो इन तीनों के लेखक जो कि वराह मिहिर हैं। राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है, तो ये हम्पी में है। हम्पी में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, तो अंग्रेजों को अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित करने की अनुमति जो कि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था, तो जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। 1656 में किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे बाद में उन्होंने किसको सौंप दिया था, तो एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने आधुनिक वाराणसी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में इस विद्यालय को पंडित मदन मोहन मालवीय नाम दे दिया गया और जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन डी होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था, तो शारदा अधिनियम पारित करने का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम के लिए किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद के अनुसार विकास का तीसरा स्तर क्या होता है, तो मार्क्सवादियों के अनुसार सामंतवाद जो कि विकास का तीसरा स्तर होता है। राइट ऑप्शन डी है। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू की गई थी, तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से शुरू हुई थी, 51 से 56 तक रही थी, 56 से 61 तक रही थी, फिर 66 से शुरू हुई थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक शुरू हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है, तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात आपका CRR हो जाएगा, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, बैंक दर या बैंक रेट शब्द का क्या अर्थ होता है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को ही बैंक दर कहते हैं। तो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर, ये बैंक रेट होता है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, अधिमांग एक्सेस डिमांड के परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्फीति अंतराल, रोजगार के स्तर में वृद्धि। तो इन दोनों में क्या होता है, तो केवल ए यहाँ पर सही होगा, स्फीति अंतराल हो जाता है। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो
आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये मॉडल सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले आपको जो भी प्रश्न दिया रहेगा आपके एग्जाम में उसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर सही नहीं पूछा कि कौन सा कथन गलत है। तो 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री वेस्ट यानी कि पश्चिमी एक ही देशांतरी रेखा को संदर्भित करते हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये भी सही, यानी कि एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो यहाँ पर गलत होगा कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये सिसिली द्वीप जो कि भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, और इसी द्वीप पर एटना ज्वालामुखी है। कहाँ है एटना ज्वालामुखी? अगर पूछे तो ये सिसिली द्वीप पर है और ये भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो स्वेज नहर जो कि मिस्र में बनाई गई थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। अगला प्रश्न है, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार देखने को मिला है। तो नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्र को मधेश कहते हैं और वहाँ के जो निवासी होते हैं उनको मधेसी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, नेपाल। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो कि बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर पूछे कितनी लगती है तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद चीन के साथ लगती है। चीन के बाद 3488 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम अगर पूछे तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ से और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जिनमें पहला प्रश्न बन सकता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई अगर पूछे भारत की तो 6100 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित समुद्र तट की कुल लंबाई पूछे तो यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। ये आप लोग आंकड़ा याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो भारत में उल्का पिंड के द्वारा जो निर्मित झील है उसका नाम है लोनार झील। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। यह झील जो कि खारे पानी की झील है और कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में यह झील है जो कि उल्का पिंड से बनी सिर्फ एकमात्र भारत की झील है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? महानदी, झेलम, गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी? तो गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम भारत में है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। यह भारत तथा बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसका अगर उद्गम पूछे गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है तो इसका उद्गम उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से हुआ है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम, ये ध्यान रखेंगे। पुरानी जड़ोड़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? यानी कि भारत की किसी राज्य की सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो इनमें से कौन से कर सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, राज्य विधानमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री या संसद? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसार यह कानून सिर्फ संसद के पास है
संसद परिवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र क्या सूचित करता है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां जो कि राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संसद जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनी होती है। ये संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए नहीं, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है। तो संघीय प्रावधान किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान के भाग 15, ध्यान रखेंगे, भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति भारत के चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो डीएमके की स्थापना, जो कि एक भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, इसकी स्थापना सीएन अन्नादुरई के द्वारा की गई थी। पुलिकली बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षण है? तो पुलिकली, जिसे बाघ नृत्य भी कहा जाता है, ये ओणम त्योहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। और ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल का एक प्रमुख त्योहार होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो ये मणिपुरी का नृत्य है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? तो आधुनिक भारत की मीरा, जो कि हिंदी छायावाद की प्रसिद्ध लेखिका हैं, और ये महादेवी वर्मा जी हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो कि खेल क्षेत्र में दिया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जितने भी मुख्यालय हैं, ओपेक का अर्थ हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें 12 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय वियना में है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी है। अगला, भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? रवि शास्त्री, कपिल देव, सुनील गावस्कर या मोहिंदर अमरनाथ? तो 1983 की बात कर रहा है, क्योंकि 2011 में अगर होता तो MS धोनी कप्तान थे, ऑप्शन में दिया होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो 1983 क्रिकेट विश्व कप कपिल देव कप्तान थे। राइट सी हो जाएगा। निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द डबल फॉल्ट का संबंध है? तो डबल फॉल्ट का संबंध जो कि टेनिस से है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो क्रिस गेल हैं। शायद यह आंकड़ा बदल गया है, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो सूरज कुंड मेला जो कि भारत के हरियाणा राज्य में होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। और यह मेला 15 दिन तक चलता है। इसका प्रारंभ 1987 में हुआ था। सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है, या दमिश्क कहा जाता है। दमास्कस, दमिश्क भी कहते हैं इसको।
दमिश्क। ठीक है, ये भी ऑप्शन में आपको दिख सकता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण होता है उसकी मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। वाट किसकी इकाई है? तो वाट जो कि शक्ति या ऊर्जा की एसआई इकाई है। ठीक है, पास्कल दाब की इकाई है। किसकी है? तो पास्कल दाब की इकाई है। और एम्पियर सभी लोग जानते होंगे, एम्पियर जो कि विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई होती है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? तो प्रत्यास्थापन गुणांक जो कि 1.0 होता है। जीरो से यहाँ पर 1 के बीच में होता है, 1 पॉइंट नहीं, तो 0 से 1 के बीच में यहाँ पर होता है, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? तो वे तन्य और आघात वर्धनीय होती हैं, सही है ये। वे ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये भी सही है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सही। वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं, तो ये गलत है। धातुएं सदैव विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, ना कि विद्युत ऋणात्मक। तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कक्ष निम्न होते हैं जिनमें के, एल, एम, एन। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि 2n स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, n यहाँ पर क्या होता है? नंबर होता है, जैसा कि के 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर 2n स्क्वायर और पूछा है m में, m का पूछा है, तो 2n स्क्वायर और m का हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, के, एल, एम, एन, 1, 2, 3, 4। ठीक है, m कक्षा में पूछा है, तो 2n का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 2 × 9 18, 18 यहाँ पर आंसर आएगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ दोनों होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो एलोसोम्स जो कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो येन जापान, कोरिया की मुद्रा यहाँ पर है, तो जिस प्रकार जापान की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा येन है, ठीक है, उसी प्रकार कोरिया की मुद्रा जो कि वान है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, वान। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 7वीं संख्या से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से, चौथी संख्या तीसरी संख्या से और छठी संख्या 5वीं संख्या से। तो इनमें से किस प्रकार संबंध हो जाएगा? तो जैसे 25 4 का दिया है, तो यहाँ पर 4 + 1 का स्क्वायर बराबर 25 है। ठीक है, अगला यहाँ पर 6 दिया है, तो 6 + 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 49 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 100 कैसे आ जाएगा? तो 9 + 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 100 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ए है। ठीक है,
तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत आरपीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद साथियों।